नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष पिंडुगिरी और अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे शेयर बाजार को लेकर और आपको बताएंगे कि भारतीय बाजारों में आज कैसा कारोबार हुआ और कल कैसा भारतीय बाजारों में कारोबार देखने को मिल सकता है। क्योंकि एक्सपायरी के पहले हमने खासतौर पर देखा है एक्सपायरी में 2 दिन बचा हुआ है। उससे पहले आज मंगलवार के सत्र में भारतीय बाजार में एक जोरदार तेजी देखने को मिली। कह सकते हैं कि भारतीय बाजार में आज सब कुछ मंगलमय देखने को मिला। खासतौर पर बैंक निफ्टी में आज के कारोबार में शानदार तेजी देखने को मिला। पॉलिसी के बाद से ही बैंकिंग शेयर में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। तो अगले आधे घंटे में यही बात करेंगे। लगातार 7वें दिन बाजार में तेजी देखने को मिली है, तो क्या इस तेजी के बाद क्या इस तेजी के साथ चलना चाहिए या थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। दर्शकों के सवाल जवाब देंगे, बताएंगे कि कौन सा शेयर खरीदे बेचे, आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर है उस पर क्या करें और बाजार में कमाई का वीआईपी सेगमेंट बताएंगे। यानी कि ऐसे शेयर निवेश के लिहाज से जिसको अगर आप लंबी अवधि के लिए खरीदते हैं और होल्ड करते हैं तो अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। हमारे जानकार दर्शकों के सवालों के जवाब भी देंगे और वीआईपी स्टॉक्स भी बताएंगे। लेकिन आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, इसके लिए आपको एक तरीका अपनाना है। बेहद आसान है। व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9136934056 पे। आपको अपने सवाल भेजने हैं, कितने शेयर आपके पोर्टफोलियो में, किस भाव पे आपने लिया, कहां से आपने सवाल भेजे हैं और आपका नाम क्या, सारी जानकारी आप भेजिए। उसके बाद हम जो है अपने जानकार से आपके सवाल के जवाब का लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जा सकते हैं। हमारे ईटीन और स्वदेश को फॉलो कीजिए, ट्विटर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे KKT लिखिए, फिर अपना सवाल लिखिए, स्पेस देके अपना सवाल लिख दीजिए। और जो जैसा कि मैंने बताया कि आपको सवाल में ये बताना है कौन सा शेयर आपके पोर्टफोलियो में और किस भाव पे है। और आज 2 जानकार जो हमारी मुश्किलें दूर करेंगे, सवालों के जवाब देंगे, वो रत्नेश गोयल अरिहंत कैपिटल से जुड़ेंगे। इसके अलावा विवेक कारवा जुड़ेंगे, वृद्धि इन्वेस्टमेंट से इनफैक्ट दोनों जुड़ चुके हैं। इन दोनों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या। इसके अलावा 2 हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, वामक्षी और अनिशा जुड़ेंगे, जो बताएंगे कि बाजार के लिए कल के लिए क्या बड़ा ट्रिगर है। और एक बड़ा ट्रिगर जो बाजार के लिए है वो IT नंबर्स है, कल TCS के नंबर्स आएंगे। और थोड़ी देर में आपको बताऊंगा भी कि कैसे आज बाजार में अगर कहीं से दबाव देखने को मिला तो IT स्टॉक्स में देखने को मिला। तो आज बाजार का मूड देखते बाजार में क्या। आज हमने देखा कि बाजार की शुरुआत अच्छी हुई, दिन भर बाजार में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। हालांकि जब IMD की PCI प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ 12:30 के आसपास, उसके बाद निफ्टी में हमने देखा कि मजबूत उछाल देखने को मिला और वहां से बाजार दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हुआ। ये सीधे तौर पर देखिए जो डिप आया है वो करीब 12:30 के आसपास से पहले आया था। उसके बाद बाजार में एक अच्छी रैली आई जब IMD की तरफ से ये फोरकास्ट आया, ये अनुमान आया कि इस साल जो है मानसून जो है सामान्य रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रिगर बाजार को मिला और बाजार ने इस खबर पे एक अच्छी रैली दिखाई। बैंक निफ्टी में तो हमने देखा कि सुबह से एक अच्छी मजबूती का रुझान बना रहा। एक बार वहाँ डीप का संकेत देखने को नहीं मिला। निफ्टी के चार्ट को आपने देखा, बैंक निफ्टी के चार्ट को देखिए। बैंक निफ्टी में लगातार आज के ट्रेड में तेजी का ही रुझान बना रहा। इसके अलावा निफ्टी के गेनर स्टॉक्स की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक ने आज बैंक निफ्टी में कमाल किया, सबसे ज़्यादा तेजी वही देखने को मिली। कोटक महिंद्रा बैंक, JSW स्टील, आयशर मोटर जैसे स्टॉक्स थे जहां सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिली। बजाज ऑटो भी एक शेयर था जहां हमने एक अच्छी मजबूती देखी। इसके अलावा निफ्टी लूजर स्टॉक्स की बात करें तो TCS, इन्फोसिस, SCL, टेक महिंद्रा और विप्रो। निफ्टी के स्टॉक्स देखिए, जो गिनने वाले सबसे बड़े स्टॉक्स थे उसमें TCS, इन्फोसिस, तमाम IT स्टॉक्स। तो कल TCS के नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले हमने ये रुझान गिरावट देखने को मिली। कैसे नतीजे होंगे इस पर आगे हम खासतौर पर चर्चा भी करेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इंडेक्स गेनर की बात करें तो ऑटो, FMCG, मेटल, ऑयल एंड गैस सभी सेक्टर में खरीदारी थी, सिवाय एक IT इंडेक्स जहाँ सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। जैसा कि मैंने बताया कि जो हेवी वेट IT स्टॉक्स थे वहाँ तेज मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। उसका सारा एक रियलिटी स्टॉक था जो फ्लैट टू नेगेटिव आज के कारोबार में बंद हुआ। लेकिन आज के कुछ स्टॉक्स देखिए जो 52 वीक हाई पे बंद होने में कामयाब हुए। ये ट्रेंड दिखा रहा है कहीं ना कहीं बाजार में थोड़ी मजबूती है। ऑटो स्टॉक्स में देखिए बजाज ऑटो आउट परफॉर्म करता हुआ आज 1 साल के ऊपरी स्तर पर बंद होने में कामयाब हुआ। ITC में देखिए अच्छी मजबूती देखने को मिली। प्रिकॉल, अल्ट्राटेक जैसे स्टॉक्स थे जो अच्छी मजबूती दिखा रहे थे। इसके अलावा कैपिटल गुड्स के कई और हेवी वेट स्टॉक्स भी आज 1 साल के ऊपरी स्तर पर बंद हुए। तो कहीं ना कहीं बाजार ये संकेत दे रहा है कि हाँ थोड़ी और मजबूती दिखा सकता है। इसके अलावा आज के हीरो स्टॉक्स देखिए, शिल्पा मेडिकेयर, DB रियल्टी, इल्कॉन इंजीनियरिंग, मिश्र धातु जैसे स्टॉक्स थे जहां की अच्छी मजबूती देखने को मिली। लेकिन आज निफ्टी की एक चाल को देखिए जो बेहद इंटरेस्टिंग है, जिसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। बीते अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा का ट्रेंड देखिए निफ्टी में खासतौर पे, तो निफ्टी में लगातार जो उसका हाई है ऊपर की तरफ बनता जा रहा है और लो जो है पिछले लो के मुकाबले ऊपर की तरफ बन रहा है। जैसे 5 अप्रैल का लो देखिए 17,402 है। ये लो 5 अप्रैल के बाद हमने बनते हुए वापस से निफ्टी में नहीं देखा। यही ट्रेंड कमोबेश हाई की तरफ है। वैसे ही देखिए 28 मार्च को 16,913 का लो बनाया, वहां से इस स्तर को नहीं छुआ। लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिली और हाई के लेवल पे देखेंगे तो कमोबेश यही हो रहा है। यानी कि निफ्टी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा और हर जो लेवल उसके लिए रेजिस्टेंस के तौर पर था 17,000, 17,200, 17,500 उसको पार कर रहा और उसको
बतौर सपोर्ट आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। अब अपने जानकारों से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लग रहा है। रत्नेश, क्या आपकी राय होगी? जिस तरह से हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, खासतौर पे बैंक निफ्टी जिस तरह से आउट परफॉर्म कर रहा है, आपकी क्या राय होगी? तेजी और भी जारी रहेगी? गुड इवनिंग मनीष जी, गुड इवनिंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। निफ्टी की बात करें तो मनीष जी, आपको ध्यान होगा कि जब मैं लास्ट टाइम आपके शो में था, जब निफ्टी एक 16,800 नहीं तोड़ रही थी और वहां से एक हमको उम्मीद थी कि थोड़ी सी तेजी हमको देखने को मिलेगी। हालांकि तेजी ज्यादा से एक्सटेंड हो गई है, 17,500 तक की हमको उम्मीद थी। अब आप एक फॉलिंग चैनल अगर ड्रॉ करेंगे डेली चार्ट पे, तो एक उसका ब्रेकआउट दिया है। निफ्टी ने अपने 200 मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, इन सब के ऊपर की एवरेजेस के ऊपर अपने बंद हो गई। हालांकि अब 17,700, 17,800 पे थोड़ी सी रसाकशी हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर ऑप्शन डेटा देखे तो वो भी इंडिकेट कर रहा है कि 17,700 पे भी कॉल राइटर, पुट राइटर दोनों एक्टिव है, और 17,800 पे भी कॉल राइटर एक्टिव है। तो ये थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन में हम जा सकते हैं। हालांकि ट्रेंड जो बना हुआ है वो कंटिन्यू हायर हाई फॉर्मेशन का बना हुआ है और तेजी का ही ट्रेंड बना हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी पे कंटिन्यू हमको मेंटेन रहना चाहिए। बाजार में कहीं भी एक डीप मान लीजिए 100 पॉइंट, 17,700, 17,600, 17,500 इसके आसपास में आता है, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिल सकती है। ऊपर में एक बार 17,800 के ऊपर कन्विंसली निकलने के बाद में एक नई तेजी देखने को मिलेगी, जो कि 17,950 और 18,000 तक के लिए लेके जा सकती है। 17,950 इसलिए बोल रहा हूँ कि वहां पे 100 डे मूविंग एवरेज अपना आता है निफ्टी फ्यूचर पे। वहीं अगर बैंक निफ्टी का हम चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी कंटिन्यू आउट परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी ने 200 मूविंग एवरेज अपना 31 मार्च को क्रॉस कर दिया था, फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट भी उसने तभी दे दिया था। बैंक निफ्टी 2 एक दिन से कंसोलिडेशन में था, आज इनको वापिस से इसमें मोमेंटम देखने को मिला है। और बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा में सबसे अच्छी बात यह है कि 41,500 में से आज पोजीशन थोड़ी सी हल्की हुई है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कॉल राइटर ने थोड़ा सा अपना यहाँ पे 41,500 में पोजीशन हल्की करी। तो ऐसा लगता है कि एक्सपायरी तक जो 2 दिन बचे हैं एक्सपायरी में, उसमें हमको 41,700, 41,800 तक के लेवल आते हुए बैंक निफ्टी में देख सकते हो। तो बैंक निफ्टी में भी राय यही रहेगी, खरीदारी करे, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बने। 41,000 का 41,100, 41,000 ये काफी अच्छे सपोर्ट रहेंगे। कभी भी डीप मिलता है यहाँ पे खरीदारी करें। ऊपर में टारगेट 41,700, 41,800 तक के देख सकते हो। ये तो मैं तेजी मान के चल रहा है। रत्नेश, विवेक जी, क्या राय होगी आपकी? निफ्टी में आप भी मान के चल रहे हैं कि थोड़ी और रैली देखने को मिल सकती है, खासतौर पे पॉलिसी के लेवल पे जिस तरह से राहत मिली है उसके बाद से तो हमने एक अच्छी खरीदारी देखी है। गुड आफ्टरनून, इनफैक्ट गुड इवनिंग मनीष जी, और सभी को गुड इवनिंग। देखिए, मुझे लगता है कि जो एक नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा था वो अब थोड़ा पॉजिटिव की ओर रुख लिया है, और हो सकता है कि इस हफ्ते हम लोग 17,000 करीबन 780 से लेके 17,830 तक हम लोग टेस्ट करें। इसका एक मुख्य कारण आज का जो है, आज की रैली का है, ये है जो सामान्य मॉनसून आ सकता है करके वो जो एक न्यूज आई है। देखिए, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए अगर मॉनसून खराब हो इस साल, पर्टिकुलरली क्योंकि अगले साल इलेक्शन है। तो इलेक्शन के पहले कभी भी मॉनसून अगर खराब रहे तो फंडामेंटली बहुत वीक हो सकता है मार्केट, क्योंकि पॉलिटिकल साइड में बहुत अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। तो इसके लिए मॉनसून अगर अच्छा रहता है तो मार्केट इसको बहुत बहुत पॉजिटिव लेने वाला है, और वो आज के सत्र में देखा गया हमने कि उसका एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आया है। रहा पॉलिसी का जो इश्यू है, आई थिंक वो भी एक अच्छा डायरेक्शन पे चल रहा है। आरबीआई बहुत क्लियर है कि इंडिया को चाहिए ग्रोथ, और ग्रोथ के वजह से ही हमको जॉब्स भी क्रिएट कर पाएंगे। और दुनिया में और बाकी लोग जो रिसेशन से जूझ रहे हैं उनको चाहे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने दो, लेकिन इंडिया एक बार का हॉल्ट यहाँ पे करेगा। तो दोनों स्तरों पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। इसके लिए मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते, क्योंकि इस हफ्ता थोड़ा ट्रंकेटेड वीक है, तो मुझे लग रहा है कि 17,830 तक हम लोग देख पाएंगे अगले हफ्ते। तो बाजार में अभी और भी थोड़ी रैली देखने को मिल सकती है। इस हफ्ते फ्राइडे को भारतीय बाजार बंद है, तो 4 दिनों का ही कारोबार होने वाला है। तो देखना होगा भारतीय बाजार बाकी 2 दिनों में कैसे पैन आउट होते हैं। लेकिन यहाँ से अच्छी मजबूती की अभी भी उम्मीद जता के चलने वाले दोनों जानकार, उनको लगता है यहाँ से निफ्टी में कम से कम 150 से 200 पॉइंट की और भी रैली देखने को मिल सकती है, और कमोबेश ऐसे ही रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। लेकिन फटाफट अब सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। हमारे साथ सीमा पुरोहित जो ने सवाल भेजा कोलकाता से। अशोक लेलैंड के बारे में जानना चाहते हैं। उनके पोर्टफोलियो में 400 शेयर है, 144 रुपये के भाव पे। 1 साल के नजरिए से वो जानना चाहते हैं इस शेयर में क्या करे। विवेक जी, क्या राय होगी अशोक लेलैंड पे? देखिए, एक फेयर वैल्यूएशन पे है मनीष, और मुझे लगता है कि ये 137 रुपए जो चल रहा है बहुत अनफेयर वैल्यूएशन पे अभी ये चल रहा है। और इसका टारगेट एटलीस्ट यहाँ से आपको 180 तक देखने को मिलेगा।
लेकिन थोड़ा मीडियम टर्म। तो अगर आप 1 महीने की बात करें तो बहुत दिक्कत की बात है, और मुझे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 150 तक का 1 महीने में जा सकता है। लेकिन फंडामेंटली आप अगर देखो तो कंपनी बढ़िया है, ईवी विवेक जी स्पेस एक में साल के बहुत लिए होल्ड अच्छा। करना चाहते हैं ये? 1 साल के लिए तो पक्का होल्ड कीजिए सर, पक्का होल्ड कीजिए, और मेरे हिसाब से तो इसको बाई भी कर सकते हो 1 साल के लिए। और लग रहा है कि 180, आज इनफैक्ट एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी, तो 180 से लेके 200 टारगेट इसमें भी देख सकते हैं। और पर्टिकुलरली एक ईवी स्पेस में बहुत अच्छा प्ले है ये आगे चल के। तो टाटा मोटर्स ने फाइनली अपना रंग दिखा दिया है, अशोक लेलैंड का टाइम अभी आना है। तो सीधे तौर पे आप जो अशोक लेलैंड होल्ड करके चलिए, 180 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। राकेश जी ने दिल्ली से सवाल भेजा है, यूट्यूब पे हमारे शो को देखते हुए उन्होंने सवाल भेजा। आप भी अपने यूट्यूब पे सवाल भेज सकते हैं, लिख सकते हैं वहाँ पे। टाटा पावर के 200 शेयर के पोर्टफोलियो में 192 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं क्या करें। रत्नेश जी क्या राय होगी टाटा पावर पे? टाटा पावर का देखिए चार्ट थोड़ा सा भी कमजोर बना हुआ है, हालांकि ये कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन पे बना हुआ है। तो मेरी सलाह रहेगी कि थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रह सकता है। भी 190 रुपए का मेरी सलाह रहेगी, इसमें स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर मुनाफा जरूर कहीं पे भी 200 रुपए के आसपास आता है तो वहां पे बाहर ले। 190 रुपये के स्टॉप के साथ होल्ड कीजिए। 200 रुपये के आसपास आता है तो आप चाहें तो वहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर आप रिवाइज कर सकते हैं स्टॉप लॉस 200 के पास पे। अगर उसके ऊपर जाता है तो महात्म आलम जी ने बिहार से सवाल भेजा है, रिलायंस के बारे में जानना चाहते हैं। 50 शेयर उनके पोर्टफोलियो में 2237 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं क्या करें शेयर में। क्या राय होगी इस पे महात्म आलम को लेकर रिलायंस पे? विवेक जी आपकी? देखिए, रिलायंस एक बाई कॉल के रूप में हम लोग देखेंगे। और पर्टिकुलरली अब इस करेक्शन के बाद जितना मतलब 27-2800 से ये लगातार आके इन लेवल्स पे इसका पी करीबन 24-25 के भाव पे चल रहा है मनीष जी। तो उसके अनुसार ये एक सस्ता है, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी अगर आप देखो तो खाली 2 पे है आज के दिन। तो ये बहुत चीप मुझे दिख रहा है। तो लगता है कि ये वापस ये 2600 से लेके 2700 तक का पॉसिबिलिटी है, अगर मार्केट बुलिश रहा है। और मार्केट अगर ऊपर जाना है तो रिलायंस का भी साथ चाहिएगा। बस इसमें एक दिक्कत ये है कि मैं 3500 3300 ये लेवल्स अभी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इसका जो एक्सपेंशन चल रहा है मतलब सब सेगमेंट्स में, ऑलमोस्ट एफएमसीजी में भी, मुझे एक मन में ये डर भी है कि आगे चल के ये जो पहले आईटीसी था वैसा स्टॉक नहीं बन जाए। लेकिन हाँ, 2600 से लेके 2700 के टारगेट के लिए आप डेफिनेटली इसको बाई कर सकते हो। तो रिलायंस होल्ड कीजिए, और जिनको खरीदारी करनी वो भी कर सकते हैं। 2600 से 2700 रुपये तक का लक्ष्य रिलायंस में देखने को मिल सकता है। अंकुश कंसल जी ने पंजाब से सवाल भेजा है, ग्लैंड फार्मा के बारे में जानना चाहते हैं। 33 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 1845 रुपये के भाव पे ग्लैंड फार्मा के बारे में जानना चाहते हैं। क्या राय होगी रत्नेश जी ग्लैंड फार्मा पे? ग्लैंड फार्मा इनके खरीदी भाव से काफी नीचे आ चुका है, तो और कंटिन्यू लो लो फॉर्मेशन में है। किसी भी तरह का इसमें तेजी में इसने पार्टिसिपेट नहीं करा। चार्ट भी काफी कमजोर दिखा रहा। मेरा तो यही राय रहेगी कि इसमें से निकल के किसी दूसरे स्टॉक्स में निवेश करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये राय होती है बिग वाली करके निकल जाएगी, किसी और भी गिरावट उनको लगता है कि और गिरावट देखने को मिल सकती है। आगे कुछ वीआईपी स्टॉक्स बताएंगे हमारे जानकार, उसमें आप चाहें तो निवेश करके चल सकते हैं। भार्गव जी ने सवाल भेजा है, बंधन बैंक के बारे में जानना चाहते हैं। 300 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 297 रुपये के भाव पे। नजरिया इन्होंने शानदार रखा है, 5 साल के लिए जानना चाहते हैं कि क्या करें। विवेक जी आप ही बताइए, 5 साल के लिए बंधन बैंक क्या करें? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे आरबीएल बैंक में एक नेगेटिव न्यूज फ्लोस लगातार आ रहे थे ना, वैसा ही एक नेगेटिव न्यूज फ्लो आ रहे थे बंधन बैंक में, और स्टॉक ने बहुत बड़ा करेक्शन मतलब देख चुके हैं ये लोग। अब आगे चल के इसका इमीडिएट टारगेट मुझे लग रहा है कि 280 तक रहना चाहिए। और आपका नजरिया 5 साल है, जो बहुत बढ़िया नजरिया है। और मुझे लगता है कि ये 5 साल में यहाँ से मल्टीबैगर बनने की क्षमता रखता है इन लेवल से। और जो बैंक में हो रहा है सफाई का जो भी अभियान चला है, मुझे लग रहा है कि ये लॉन्गर टर्म में अच्छा कर सकता है। बस एक ही सलाह रहेगी कि आप 5 साल के लिए डेफिनेटली लीजिए इसको, लेकिन हर 6 महीने में एक बार मनीष जी को कॉल करके इस पे एक रिव्यू टाइम टू टाइम लेते रहिएगा, क्योंकि आज के दिन मार्केट में 5 घंटे भी बहुत लंबे हो जाते हैं कई बार। तो लॉन्ग टर्म बेट यस, मेरा एक पॉजिटिव सेंटीमेंट रहेगा इस पे। इमीडिएट टारगेट 280 तक रहेगा, मार्केट अगर सपोर्ट करता है तो। और लॉन्गर टर्म में एवरी 6 महीने में, हर 6 महीने में आप इसको रिव्यू करते रहिए।
विवेक जी ने बहुत शानदार बात कही कि 5 घंटे में भी कुछ भी हो जाता है। कई बार बाजार में किसी कंपनी में खबर आती है तो नज़रिया 5 साल का है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा आप हर 6 महीने पे एक रिव्यू कर सकते हैं, आप सवाल भेज सकते हैं। इस शो में नहीं, किसी और शो में भी इस शेयर के बारे में आपके सवाल को जवाब दिए जाएंगे। पर अश्वनी परमार जी ने अहमदाबाद से सवाल भेजा है, ITC के बारे में जानना चाहते हैं। 6 शेयर उनके पोर्टफोलियो में 350 रुपये के भाव पे उन्होंने लिया, छोटे निवेशक हैं। क्या राय होगी रत्नेश जी ITC को लेकर? आईटीसी में अभी बिल्कुल इनको रुकने की सलाह रहेगी, रुक सकते हैं ये। और कभी भी थोड़ा सा नीचे और कहीं मिलता है और उनके पास निवेश की थोड़ी सी पूंजी और बनती है तो वहां पे और वापस मैं सलाह दूंगा कि इनको कहीं पे भी 380-70 के आसपास मिलता है तो वहां पे और बाय कर ले। आईटीसी में एक स्टॉप लॉस लगा के रखे, जिसका स्टॉप लॉस आएगा 350 रुपए का। मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में हमको कहीं पे भी 450 रुपए तक के टारगेट इसमें हमको देखने को मिल सकते हैं। तो होल के चलिए 450 तक का लक्ष्य शेयर में देखने को मिल सकता है। ये ITC पर आया तो, लेकिन कल बाजार के लिए कई सारे अहम ट्रिगर्स हैं और इसमें एक बड़ा ट्रिगर TCS के नतीजे हैं। तिमाही नतीजों का तो वैसे तो आगाज हो चुका है, लेकिन कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पे बड़े नतीजों के साथ जो शुरुआत होने वाली है वो TCS के नतीजे ही हैं। उससे पहले आज हमने देखा कि तमाम IT स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। तो इसके अलावा कल के लिए कई और भी अहम ट्रिगर्स हैं। हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं, अनीशा जुड़ चुकी है, वामाक्षी जुड़ चुकी हैं, दोनों जो बताने के लिए। अनीशा से ये समझते हैं कि TCS के नतीजे कैसे रहेंगे, जबकि वामाक्षी ये बताएंगी कल के लिए और TCS के अलावा बड़े ट्रिगर्स क्या हैं। पहले अनीशा आप बताइए, TCS के लिए नतीजे कैसे आएंगे? क्या इस तिमाही में TCS कुछ कमाल करता हुआ दिख सकता है? जी, IT सेक्टर से वैसे तो बहुत म्यूटेड एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज जो रेवेन्यू कन्वर्जन हुआ है वो बहुत स्लो हो गया है, क्योंकि बहुत इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है US और यूरोप में। बट हालांकि ओवरऑल सेक्टर थोड़ा म्यूटेड रहेगा। TCS उसमें से सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा ऐसा मान के चल रहे हैं। सो जो ग्रोथ है टॉप लाइन पे वो ऑलमोस्ट 2% का एक्सपेक्टेड है अगर डॉलर टर्म्स में देखा जाए तो। रुपी रेवेन्यू में भी एक्सपेक्टेड है कि 1.8% का उछाल आएगा सिक्वेंशियल बेसिस पे। मार्जिन्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड बाय 50 बेसिस पॉइंट, क्योंकि जो उन्होंने फ्रेशर हाई किए थे लास्ट ईयर में उनका अभी यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से मार्जिन एक्सपैंड होगा। ऑल्सो करेंसी का जो टेलविंड है वो भी काफ़ी इम्पैक्ट आएगा मार्जिन पे, इसलिए एक्सपेंशन की उम्मीद है वहाँ पर। प्रॉफिटेबिलिटी इसके चलते हुए 6% हायर रहेगा और अराउंड 11,550 करोड़ के आसपास आने की उम्मीद है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 1% तक रहेगा ऐसा मान के चल रहे हैं। डील विन मोमेंटम एक्चुअली TCS का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है इस क्वार्टर में, तो दी एक्सपेक्टेशन इज कि ऑलमोस्ट $8 बिलियन तक का डील साइनिंग का नंबर आ जाएगा, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक स्लो डाउन के चलते काफ़ी अच्छा है। बट जो फोकस रहेगा वो मैनेजमेंट कमेंट्री पे रहेगा कि FY 24 के लिए वो लोग क्या बोल रहे हैं ग्रोथ को लेकर। BFSI सेक्टर में हमने देखा है ग्लोबली बहुत स्लो डाउन है, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा है। एज वेल एज TCS का नया CEO का अनाउंसमेंट हुआ है, तो उनका क्या फोकस एरिया रहेगा, कैसे पूरा ट्रांजिशन होगा, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड लास्टली ICICI सिक्योरिटीज़ मान के चल रहा है कि हो सकता है एक बायबैक अनाउंसमेंट भी आए 20,000 करोड़ जितना, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है वॉच आउट करने का। बट कमेंट्री एंड डील पाइपलाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे TCS के लिए। जी अनिशा, तो सीधे तौर पे इम्पॉर्टेंट ये देखना कि अगले तिमाही के अगले वित्तीय साल के लिए जो है कंपनी की तरफ से क्या गाइडेंस दी जाती है और क्या कमेंट्री दी जाती है। इनफैक्ट कमेंट्री क्या दी जाती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो देखना होगा। कुछ और भी अहम ट्रिगर्स है, वामाक्षी समझते हैं TCS के अलावा वामाक्षी और कल के लिए क्या अहम ट्रिगर्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो भारत की तरफ से हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा और CPI के नंबर्स आएंगे कल, और इस पर हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। इसके अलावा FOMC की मीटिंग की मिनट्स है वो कल रिलीज़ होंगे, और उसी के साथ US का CPI डेटा भी कल आएगा, तो इस पर भी ज़रूर नज़र रखिएगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रंट पर अगर हम देखें तो TCS अपने कल चौथे तिमाही के नतीजे पेश करेंगे, और इसी के चलते ये स्टॉक हमारे रेडार पर होगा। वर्धमान स्पेशल स्टील बोर्ड की बैठक होने जा रही है, बोनस इशू को लेकर कंपनी चर्चा करेगी। मोल्टेक पैकेजिंग और नेस्ले की बोर्ड की बैठक होने जा रही है, क्योंकि कल ये कंपनीज इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करने वाले हैं। ब्रिटानिया को कल खरीदने का आखिरी दिन है, अगर आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो। इमामी भी फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी की जो बायबैक है उसकी एक्स डेट है कल। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी होने जा रहे हैं।
स्विस पार्लियामेंट क्रेडिट स्विस और यूबीएस डील को डिस्कस करने वाले हैं। रेगुलेशंस में कुछ चेंजेस होंगे तो वो डिस्कस करेंगे और ये होगा 2 डे स्पेशल सेशन में। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी एक एड्रेस करने वाले हैं IMF और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग में। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये कल के लिए अहम ट्रिगर्स और इन तमाम ट्रिगर्स पे कल दिन भर जो 18 और स्वदेश पे हम कवर्स करते भी रहेंगे और तमाम स्टॉक्स पे चर्चा होती रहेगी। अनिशा और बमक्षी, आपका शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। वापस से सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इनफैक्ट प्रभाकर जी ने सवाल भेजा है मुंबई से। यूपीएल के उनके पास 800 शेयर पोर्टफोलियो में है, 808 रुपये के भाव पे। 6 महीने के नज़रिए के लिहाज से वो जानना चाहते हैं कि क्या करें। क्या राय होगी विवेक जी यूपीएल पे आपकी? देखिए, ओवरऑल पॉजिटिव लग रहा है मनीष ये स्टॉक। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो अब तक थी और उस कारण स्टॉक हमेशा प्रेशर में रहा है वो था डेट लेवल्स। अब मैनेजमेंट जो पिछली कमेंट्री मैंने पढ़ी थी और सुनी थी मैनेजमेंट की तरफ से, तो वो लोग बहुत क्लियर है कि इसको धीरे धीरे जो डेट लेवल्स है इसको ये लोग पैर डाउन करेंगे और कम करेंगे। तो अगर डेट लेवल्स यहाँ से कम होता है तो इसका मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और जो सेगमेंट में आज है ये अग्रो पेस्टिसाइड्स और अग्रो केमिकल्स में, ये एक समझ लो एक ऊंचे दर्जे की कंपनी है ये। तो वैल्यूएशन आज के दिन बहुत सस्ता है और डेट अगर लेवल्स कम होता है तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा यहाँ से कर सकता है और 1000 रुपए का टारगेट भी हम लोग देख सकते हैं मीडियम टर्म में। तो होल्ड कीजिए और अगले जो रिजल्ट आएगा उसमें देखना है हमको कि डेट कितना कम हुआ है। तो यूपीएल होल्ड करने की सलाह है, थोड़ा नजरिया आपको लंबा रखना होगा। 1000 रुपये तक का भी लक्ष्य शेयर में देखने को मिल सकता है। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल पे सवाल पूछे गए हैं। नीरज पाल जी ने लखनऊ से सवाल पूछा है। 70 से उनके पोर्टफोलियो में है, 322 रुपये के भाव पे लंबी अवधि का नजरिया जानना चाहते हैं। हाल की लिस्टिंग है तो इसके चार्ट बहुत ज़्यादा तो बनते हुए नहीं दिखेंगे। रत्ने इस पे विवेक जी से ही समझते हैं। विवेक जी क्या राय होगी आपकी एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल पे? देखिए, जब ये लिस्ट हुआ था ना मनीष, तो बहुत इंटरेस्टिंग प्ले लग रहा था, लेकिन उसके बाद में कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी लेवल्स वगैरह है उसमें बहुत गिरावट देखने को मिली है। तो करीबन 41% इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हुआ था लास्ट जो भी रिजल्ट अनाउंस किया था। लेकिन इस करेक्शन के बाद जो अभी 260-261 में चल रहा है, मुझे लग रहा है कि इसको आपको होल्ड करना चाहिए। और बहुत बड़ा टारगेट नहीं, मे बी 290 से लेके 305 तक का टारगेट ये बन सकता है, जहां पे एक फेयर वैल्यूएशन के जोन में ये स्टॉक आ जाएगा। तो स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छा है, सेगमेंट बहुत बढ़िया है इनफैक्ट वेस्ट हैंडलिंग, लेकिन रिजल्ट्स में वो ट्रांसपायर नहीं हुआ, इसके कारण स्टॉक को करेक्शन देखने को मिला। लेकिन मुझे लग रहा है कि 305 तक हमको देखने को मिल जाएगा आगे चल। तो होल्ड कीजिए इसको। तो होल्ड करके चलिए, 305 के आसपास आता है तो एक बार फिर से आप सवाल भेज के शेयर पे रिव्यू ले सकते हैं हमारे जानकारों से, फिर वो बताएंगे क्या करना चाहिए आपको। दिशा जैन ने आगरा से सवाल भेजा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जानना चाहते हैं। 44 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 170 रुपये के भाव पे। हमने देखा है रत्नेश की पहले PSU स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली थी, खासतौर पर बैंकिंग स्टॉक्स में। अब थोड़ी थोड़ी खरीदारी देखने को मिली। जिस तरह से अब RBI की तरफ से फैसले लिए गए हैं, ब्याज दर को पॉज किया गया है, क्या उम्मीद करें कि वापस से सरकारी बैंकों में थोड़ी खरीदारी लौटती भी दिखेगी? बिल्कुल, बैंक बड़ौदा का चार्ट देखेंगे आप तो इसमें एक अच्छी तेजी में जो हल्का सा करेक्शन देखने को मिला था, वो ऐसा लगता है कि अब करेक्शन हो चुका है। इसमें अपने एवरेजेस के पास में एक महत्वपूर्ण सपोर्ट के आसपास पे इसे लेके वहां से वापिस से घुमा है और 170 रुपए के आसपास आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इनको ये होल्ड करना चाहिए। 145 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए यहाँ पे, और ऊपर में टारगेट जो पहला बनता है वो 195 रुपए तक का हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो मेरी राय रहेगी कि अभी होल्ड कर ले स्टॉप लॉस के साथ में। तो सीधे तौर पर बैंक ऑफ बड़ौदा होल्ड करने की सलाह, 195 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। तो कई सारे स्टॉक्स की बात हुई, अब बात करते हैं एक आपके फेवरेट सेगमेंट VIP स्टॉक्स की। विवेक जी, हमने देखा कि बाजार में रिकवरी है, लगातार 7 दिनों से एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। निवेश का मौका छूट गया या कई शेयर अभी हैं जहां मौके अच्छे हैं? मनीष जी, पिछले 22 साल से वो मार्केट में, और निवेश का मौका कभी नहीं छूटता है। चाहे वो बुल मार्केट हो चाहे वो बेयर मार्केट हो, तो मार्केट मौके देते रहेंगे और हमको वो मौके ढूंढते रहना चाहिए बस। तो मेरा पहला स्टॉक आज का रहेगा AB कैपिटल। बहुत इंटरेस्टिंग, एक तो प्राइस मूवमेंट में भी लग रहा है और फंडामेंटली भी मुझे लग रहा है कि ये एक वैल्यू अनलॉकिंग का कैंडिडेट बन सकता है अब आगे चल के।
तो बहुत लंबा टारगेट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ 177 टारगेट इसका रहेगा। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखो जो बहुत बाजू में है, मतलब यहाँ से 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस की ही बात कर रहा हूँ मैं। और फंडामेंटल्स की बात करते हुए भी मैं स्टॉप लॉस इसके लिए दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट आज के दिन जैसे मैंने कहा 5 घंटे में भी कई चीजें बदल जाती है, तो वॉलेटिलिटी अगर आए तो आप एस्केप हो जाओ। तो 155 का स्टॉप लॉस रहेगा और 177 मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। दूसरा कंपनी मनीष जी मेरा रहेगा नेस्को लिमिटेड। ये मैंने कई बार ईटी नाउ पे मतलब रेकमेंड किया है और उसमें कमाया भी है। मुझे लगता है कि ये 600 तक का टारगेट आपको लेना चाहिए। कंपनी क्या करती है, कंपनी रियलिटी स्पेस में भी है, मतलब कई बिजनेसेस करती है ये, उसमें एक रियलिटी है और रियलिटी हम लोग देख रहे हैं कि ऑफ लेट अच्छा कर रहा है। ये स्टॉक भी 520 तक नीचे की तरफ गया था, लेकिन वहां से एक स्लोली एंड स्टडीली, मतलब ज्यादा आवाज किए बगैर ये रिकवरी दे रहा है। तो कंपनी के पास आईटी पार्क्स है, हॉस्पिटैलिटी में है और रियलिटी में है। टोटली जीरो डेट कंपनी है ये, मतलब बिल्कुल भी डेट नहीं हो आज कोई कंपनी में, तो मुझे वैसी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। तो 600 एक रीजनेबल टारगेट होगा इसका, तो डेफिनेटली डेट बाई करना चाहिए। और ऐसे डिस्क्लोजर मेरे पास नेस्को पर्सनल होल्डिंग है। तो ये नेस्को और एबी कैपिटल पे रहा है आते विवेक की तरफ से, इस टारगेट के साथ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। समय थोड़ा कम है, रत्नेश जी थोड़ा जल्दी से आपकी तरफ से कौन से वीआईपी स्टॉक्स होंगे? मेरे तरफ से 3 स्टॉक रहेंगे, होल्डिंग के लिए भी रहेंगे, ट्रेडिंग के लिए भी रहेंगे। पहला स्टॉक रहेगा नवीन फ्लोरो, इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है आज के सत्र में। स्टॉप लॉस रहेगा 4440, टारगेट रहेगा 4520 रुपए का। सेकंड रहेगा केपीआर मिल, इसमें भी काफी अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये होल्डिंग के लिए भी रहेगा, ट्रेडिंग के लिए भी रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 605, टारगेट रहेगा 640। थर्ड वन रहेगा पॉलीकैब, इसमें हमको आज गैप अप देखने को मिला था, उसको होल्ड करा उसने। स्टॉप लॉस रहेगा 3015 का, टारगेट रहेगा 3085 का। तो रत्नेश जी की तरफ से 3 स्टॉक्स, नवीन फ्लोरिन इनको पसंद है, नवीन फ्लोरिन खरीदिए। पॉली कैब उनको पसंद है, वो खरीद के चल सकते हैं यहाँ पर। और केपीआई मिल है, ये स्टॉक्स भी उन्होंने रिकमेंड किया है, इसको खरीद के चल सकते हैं। ये तमाम स्टॉक्स और सेगमेंट जो है आप ट्विटर पे भी देख सकते हैं, ये तमाम जानकारी वहाँ भी आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप स्टॉक्स के टारगेट और स्टॉप लॉस नोट कर सकते हैं। तो आज कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। रत्नेश जी और विवेक जी समय देने के लिए शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए 18 स्वदेश। नमस्कार।